नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि गांव क्या है, गांव को समाजशास्त्रीय आधार पर किस तरह से परिभाषित किया गया है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसी अध्याय को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे गांव के प्रकार। ऐसा माना जाता है कि गांव भी अपने आप में एक सजातीय इकाई नहीं है, क्योंकि कई प्रकार के गांव होते हैं। जैसे जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो गांव बड़े, मध्यम या छोटे भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो विस्तृत या सीमित हो सकते हैं। नगरीय लक्षणों के आधार पर हम देखें तो नगरीकृत गांव, अर्धनगरीकृत गांव या ग्रामीण गांवों में विभाजित किया जा सकता है। इसी तरह हम आगे देखें तो अर्थव्यवस्था के आधार पर हम देखें तो कृषि प्रधान गांव वे गांव जहां मुख्य व्यवसाय कृषि है। उद्योग प्रधान गांव वे गांव जहां औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले गांव जहां पे हर तरह का कार्य किया जाता है, चाहे वो कृषि का कार्य हो, चाहे वो कुटीर उद्योग धंधों का कार्य हो। इसी तरह हम सुविधाओं की दृष्टि से देखें तो जो पूर्ण सुविधा युक्त कोई गांव हो, आंशिक सुविधा युक्त गांव हो या असुविधा युक्त गांव हो। लेकिन अनेक समाजशास्त्रियों ने अपने अपने आधार पर गांव को विभाजित किया है। अगर हम धर्म के आधार पर, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, धर्म के आधार पर अगर हम देखें तो रामायण और महाभारत की जहाँ बात करते हैं, रामायण और महाभारत में दो प्रकार के गांव का वर्णन है। पहला गांव घोष, जो आकार में छोटा होता है। यहाँ के लोग जंगल के पास रहते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और ये अपना जीवन यापन दूध उत्पादन के द्वारा करते हैं। दूसरा ग्राम, ये वे ग्राम है जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि पर आधारित ये कार्य करते हैं और यहाँ पे जो मुखिया होता है उस मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता है। अब हम विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने आधार पर समाजशास्त्र के गांव के प्रकार बताए हैं समाजशास्त्र में। उन्हीं में अगर हम प्रोफेसर एस.सी. दुबे की बात करें तो एस.सी. दुबे ने मुख्य रूप से गांव को 6 भागों में विभाजित किया है। 6 भागों में विभाजित करते हुए वे कहते हैं कि पहला उन्होंने बोला है आकार, जनसंख्या और भूक्षेत्र के आधार पर गांवों को विभाजित किया जा सकता है। दूसरा है प्रजातीय या जातियों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तीसरा है भूमि के स्वामित्व के आधार पर हम गांवों को विभाजित कर सकते हैं, या सत्ता संरचना या शक्ति स्तरीकरण के आधार पर हम गांवों को विभाजित कर सकते हैं, या दूसरे समुदायों से दूरी के माध्यम से भी हम गांवों को विभाजित कर सकते हैं, या स्थानीय परंपराओं के आधार पर हम गांवों को विभाजित कर सकते हैं। इस तरह से डॉक्टर एस.सी. दुबे ने 6 तरह के गांव के प्रकार बताए हैं। उसके बाद हम वर्गीकरण करेंगे H.K. पीक का। पीक ने जो गांव का प्रकार बताया है वो मुख्यतः कृषि अवस्था वाले जीवन के उद्विकास के आधार पर बताया है। वे 3 तरह के गांवों को विभक्त करते हैं। पहला वो कहते हैं प्रवासी कृषि गांव। इस प्रकार के गांव जो होते हैं वे अस्थायी होते हैं। यहाँ के गांवों के जो निवासी होते हैं वो थोड़े समय के लिए गांव में रहते हैं और उस स्थान को छोड़कर
दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए चले जाते हैं। वे लोग कितने समय तक एक स्थान पर निवास करेंगे, यह निर्भर करता है उस भूमि की उर्वरा शक्ति पर, साथ ही मौसम की अनुकूलता पर और जीवन यापन के साधनों की उपलब्धता पर। उनके आधार पर ये लोग उस स्थान पर निवास करते हैं। ये कहलाते हैं प्रवासी कृषि ग्राम। दूसरा उन्होंने बताया है अर्ध स्थायी गांव। ऐसे गांव जहां कई वर्षों तक लोग निवास करते हैं, लेकिन जैसे ही उस भूमि की यानी उस गांव की भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है तो वो उस गांव को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जहां उनको उपजाऊ भूमि उपलब्ध होती है। ऐसे गांव पहले वाले गांव की तुलना में स्थायी होते हैं। तीसरा जो उन्होंने आधार बताया है वो है स्थायी कृषि वाले ग्राम। ये वे ग्राम हैं जहाँ के लोग लंबे समय से, उनकी कई पीढ़ियाँ उस गांव में रहती हैं और मुख्यतः ये लोग कृषि का कार्य करते हैं, प्रकृति के प्रेमी होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। चाहे कोई सी भी विपदा है, आर्थिक रूप से संकट आए या प्राकृतिक रूप से संकट आए, वे लोग उस गांव को छोड़ के नहीं जाते हैं, उसी गांव में रह कर उनका मुकाबला करते हैं। इस तरह के अधिकांश गांव भारत में देखने को मिलते हैं। ये पीक ने अपना गांव का वर्गीकरण दिया है। दूसरा हम देखेंगे सोरोकिन, जिमरमैन और गैल्पिन ने जो वर्गीकरण दिया है, उसमें उन्होंने 2 भागों में अपने वर्गीकरण को विभक्त किया है। पहला है घरों के संगठनों के आधार पर भी उन्होंने 2 भागों में विभक्त किया है। पहला केंद्रित गांव, ऐसे गांव जहां किसान का जो घर होते हैं वो एक झुंड के रूप में होते हैं और जो उनकी कृषि भूमि होती है वो उनके निवास स्थान से दूर होती है। ये लोग दृढ़ और संबद्ध जीवन का विकसित करते हैं। दूसरा है विकेंद्रित गांव, ऐसे गांव जहां उनकी भूमि होती है उसी के पास झुंड के रूप में, छोटे छोटे समूह के रूप में उस जगह पर निवास करते हैं और इनके जीवन में भी जैसे इनका निवास स्थान बिखरा हुआ होता है वैसा ही इनका जीवन में भी विभेदीकरण उत्पन्न हो जाता है। दूसरा इन्होंने बताया है भूस्वामित्व और सामाजिक स्तरण के आधार पर। इस तरह हमने देखा कि भारत में जो गांव हैं या भारत के जो गांव हैं उनके क्या प्रकार हैं। जो समाजशास्त्रीय जो विद्वान हैं उन्होंने गांवों को किस तरह से अपने अपने आधार पर बताया है। अब हम देखेंगे कि भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना किस तरह से है। अगर हम बात करें तो भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना का अध्ययन बहुत से विद्वानों ने किया है, जिनमें प्रमुख रूप से S.C. दुबे, श्रीनिवासम, मैरियट, मिल्टन, सिंगर, रेडक्लिफ, मजूमदार, B.R. चौहान प्रमुख हैं। हमारे भारत में बहुत तरह के गांव देखने को मिलते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां केवल एक ही जाति के लोग निवास करते हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां केवल एक ही जनजाति के लोग निवास करते हैं। अगर हम देखें कि जिस गांव में एक ही जाति के लोग निवास करते हैं या जिस गांव में एक ही जनजाति के लोग निवास करते हैं, वहाँ की सामाजिक संरचना जटिल होती है। अगर हम भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना और उसकी प्रकृति को समझने के लिए का प्रयास करें तो हमें गांव के आंतरिक संबंधों, समूहों, गांव के समुदायों में समुदाय,
समुदायों में समुदाय यानी कम्युनिटी विद इन कम्युनिटीज के रूप में समझना होगा तथा गांवों की सामाजिक संरचना की स्थायी इकाइयों का अध्ययन करना पड़ेगा। स्थायी इकाई को संपूर्ण भारतीय सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखना होगा, जहाँ एक गांव में अनेक स्थानीय आवश्यकताएं जैसे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि की पूर्ति ग्राम स्तर पर पूरी होती है, वहीं अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति संपूर्ण भारत पर भी निर्भर होती है। यहाँ हम देखेंगे कि एस.सी. दुबे क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय गांव का एक इतिहास होता है। कोई भी गांव हो, उस गांव का एक इतिहास होता है, मूल्यों और विचारों की एक व्यवस्था होती है। अतः प्रत्येक गांव को अंततः ग्रामीण संगठन के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। वे कहते हैं कि भारतीय ग्रामीण संरचना को समझने के लिए हमें लघु स्तर पर अनेक हिस्सों में गांवों का अध्ययन करके गांवों के विभिन्न पक्षों और विशेषताओं की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हीं के आधार पर हम एक भारतीय गांव के बारे में एक सामान्यीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार के अनेक अध्ययनों के अभाव में हम भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना को किस तरह से हम देख सकते हैं। दुबे और अन्य विद्वानों ने भारतीय गांवों की सामाजिक संरचना में को समझने के लिए दो दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयास किया है। पहला है भारतीय ग्राम की एक विशिष्ट पूर्ण पृथक इकाई के रूप में। दूसरा है भारतीय ग्राम एक बड़े समुदाय के में एक छोटी संबंधित इकाई के रूप में। मैकियम मेरिट ने इन दोनों ही आधार पर भारतीय ग्राम एक विशिष्ट पूर्ण पृथक इकाई के रूप में और ग्राम बड़े समुदाय या छोटी संबंधित इकाई के रूप में उत्तर प्रदेश की गांव किशनगढ़ी का अध्ययन किया है। वे अपने इस अध्ययन में बताते हैं कि व्यक्ति किस तरह से व्यक्ति की सामाजिक संरचना होती है। व्यक्ति का पर सबसे अधिक प्रभाव उसका परिवार का होता है। उसके बाद उसका निकट बंधुत्व समूह से वो प्रभावित होता है। फिर हम देखेंगे कि जो वंश समूह है उसके वो थोड़ा सा कम प्रभाव डालते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रक्त संबंधी, जिसमें वैवाहिक वाले होते हैं और रक्त संबंधित होते हैं। फिर है उपजाति और जातियां और उसके साथ ही है वर्ण। इसी तरह से हम अगर दूसरा चित्र देखें तो व्यक्ति है। किसी भी समाज में अगर हम देखें तो व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद परिवार है, परिवार के बाद ग्राम है, ग्राम के बाद अंतर्ग्राम संगठन है, फिर प्रदेश है और फिर राष्ट्र है। ये हम संरचनात्मक रूप में देख सकते हैं। तो भारतीय गांव की सामाजिक संरचना में जहां दुबे नातेदारी और जाति तथा भौगोलिक सीमाओं के संबंध को प्रमुख मानते हैं, उन्होंने इस तरह से हम देखते हैं कि गांव की सामाजिक संरचना को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किस आधार पर बताया है। धन्यवाद।